हाँ जी, लास्ट में सिलेबस डिस्कस हो गया था अपना, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हेडिंग में लीजिए। फर्स्ट टॉपिक है अपना ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ भी था कल अपना कि अपने जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसके दो पार्ट थे, जिसमें एक कॉन्टिनेंटल पार्ट यानी महाद्वीपीय हिस्सा, जो कि पृथ्वी का एक छोटा पार्ट 29% पार्ट, जबकि रिमेनिंग जो 71% पार्ट है ये ओशियनिक पार्ट, महासागरीय भाग। इस महासागरीय भाग के लिए यानी महासागर वर्तमान में तो अलग अलग है अपने, टोटल ओशियनिक पार्ट वर्तमान में कुल महासागर कितने हैं? 5। लेकिन इन सबको मिला के पहले नाम क्या दिया गया था? पेंथालस। ऐसे जितने भी कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं यानी जितने भी महाद्वीपीय भाग हैं, टोटल कॉन्टिनेंट वर्तमान में कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट। तो ये जो महाद्वीप हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के लिए शब्द क्या यूज किया गया? पेंजिया। प्रेजेंट में जो पेंजिया है ये दो भागों में डिवाइड है। वर्तमान में जो पेंजिया है उसका एक तो नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट। इसके नॉर्थ पार्ट को नाम क्या दिया जाता है? अंगारालैंड। और इसके साउथ पार्ट या दक्षिणी भाग, इसको नाम दिया जाता है गोंडवाना लैंड। दोनों में कॉमन टाइटल यूज किया होगा लैंड, क्योंकि दोनों स्थलीय भाग हैं, चाहे ऊपर वाला हो, चाहे अंगारा हो, चाहे सदन वाला गोंड वाला हो, क्योंकि गोंड जनजाति के कारण गोंडवाना है। अंगारा लैंड के लिए एक शब्द और भी यूज किया जाता है, लोरेसिया। हालांकि लोरेसिया ये कंप्लीट पार्ट नहीं होगी, क्योंकि इस अंगारा लैंड में मेन हिस्सा है वो एशिया का नॉर्थ पार्ट और यूरोप, दो बड़े भाग वो हैं, इस कारण उन दोनों हिस्सों को क्या बोला जाता है? लोरेसिया। बाकी इसके लिए ज़्यादा परफेक्ट शब्द यही है, अंगारा लैंड। और पेंजा के डिवाइडेशन के बाद में, पेंजा का डिवाइडेशन यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनने के बाद में उसके बीच में एक जो दरार है, इस हिस्से को नाम दिया हमने भूसन्नति। जियोसिंक्लाइन। ये जो ज्योग्राफिकल टर्म्स में नाम है भूसन्नति, और फिर इसका नाम रखा क्या गया? टेथिस से। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा भाग जिसका बेस नीचे से कम चौड़ा हो और ऊपर से नुकीला हो, और एक निश्चित हाइट उसके पास हो, जैसे 600 मीटर या उससे ऊपर का हिस्सा, तो वो माउंटेन्स में तो काउंट होगा। लेकिन उन माउंटेन्स के टाइटल अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे लिए माउंटेन्स क्या है? अरावली है। इंडिया में प्रमुख माउंटेन कौन है? हिमालय है। तो सेम वैसे ही ये भूसन्नति पृथ्वी पे कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन जो मुख्य ये भूसन्नति बनी थी, ये जो दरार बनी, इसको नाम क्या दिया गया था? टेथिस सागर। तो एक तो ये पूछा जाए कि टेथिस सी क्या है, तो टेथिस सी इज ए जियोसिंक लैंड विच इज सिचुएटेड बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। कि एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या है? पार्ट ऑफ पेंजिया, ये पेंजिया के भाग है।
जिसमें नॉर्थ पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज अंगारालैंड एंड साउथ पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज गोंडवानालैंड। और पेंजिया क्या है? ऑल कॉन्टिनेंट्स आर नोन एज पेंजिया। सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा गया, सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालस है। यहाँ तक लगभग डिस्कस हो गया था कल अपना। अब राजस्थान के निर्माण में इसमें एक तो जी का हिस्सा है और एक पार्ट किसका है? टी का। तो राजस्थान इन दो से बना हुआ है। अब अंगारालैंड का योगदान क्यों नहीं है ये हम देखेंगे इसमें आगे। तो पहले ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद में लिखते हैं। ये कल जब सिलेबस के बारे में समझाया था उस टाइम भी बताया था आपको। इसमें जो एन पार्ट लिखा है यानी उत्तरी भाग, एस पार्ट सदर्न पार्ट या दक्षिणी। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन मीनिंग ऑफ पेंजिया, यानी पेंजिया क्या है। उसके बाद में पेंथालस है। अब पेंजिया को जहाँ डिफाइन करेंगे उसके साथ ही ये अपने आप आ जाएंगे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, क्योंकि ये इसी का ही भाग है। और फिर एक अलग से पार्ट और बचेगा लास्ट में, एक टेथिस सी वाला। तो डायग्राम बनाने के बाद फर्स्ट स्टार्टिंग में लीजिए इसमें पेंजिया। जैसे ही कल समझाते टाइम एक शब्द यूज किया था मैंने, अल्फ्रेड वेगनर। ये जर्मनी के जियोलॉजिस्ट हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी हैं। जियोलॉजिस्ट यानी जिनका चट्टानी अध्ययन काफी बेटर है।
जमीन की आंतरिक जो संरचना है, इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बेटर से इनको पता है, क्लाइमेट के बारे में भी अच्छा जानते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट में भी माने जाते हैं और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पृथ्वी के निर्माण के समय सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, वो बाद में धीरे धीरे अलग होते हैं। ये आप फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे एक थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मीनिंग है कि महाद्वीप पहले एक साथ थे, बाद में तैरते तैरते अलग अलग एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। तो बाद में इसके बारे में और ऑथेंटिक थ्योरी आती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जब इनसे पूछा जाता है तो इनके अकॉर्डिंग तैरने का कारण होता है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। तो बाद में दूसरे जो ज्योग्राफर होते हैं वो ये कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल तो आज भी लग रहा है, तो महाद्वीप आज वर्तमान में क्यों नहीं टूट रहे, प्रेजेंट जो लोकेशन है उसमें स्टेबल क्यों है। तो इन्होंने कहा कि पहले आकर्षण बल ज्यादा था, आजकल कम हो गया। तो इसका मीनिंग इनकी थ्योरी को एक निश्चित समय तक ऑथेंटिसिटी मिली, उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज आएंगी। और प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो वर्तमान में सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक थ्योरीज में से है। तो वर्तमान में कह रहे हैं ना कि प्लेट्स खिसक रही हैं, प्लेट्स के बीच में गैप आ रहे हैं, तो ये एक प्लेट टेक्टोनिक करके एक थ्योरी आएगी आपके फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कहीं ना कहीं पहला बेस यही था, क्योंकि अगर ये सिद्धांत नहीं आता तो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी कोई नहीं सोचता। तो इसका मीनिंग शुरुआत इन्होंने की थी महाद्वीपों के बारे में बताने की, तो इन्होंने सभी महाद्वीपों को एक यूनिट बताया, और उस यूनिट के लिए शब्द क्या यूज किया था, पेंजिया। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को, इसका मीनिंग ऑल कॉन्टिनेंट्स या सुपर कॉन्टिनेंट्स, इन्होंने सभी महाद्वीपों को अपने आप में क्या माना, सुपर कॉन्टिनेंट। यानी कई व्यक्तियों की पावर अगर एक व्यक्ति में आ जाए तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, सुपरमैन। तो सेम वैसे ही है कि सभी महाद्वीप जब एक साथ कंबाइंड हो जाएं तो उस कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलेंगे, सुपर कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने संयुक्त महाद्वीपों को यानी ऑल कॉन्टिनेंट्स को या सुपर कॉन्टिनेंट्स को क्या बोला है, पेंजी। तो इस रेफरेंस के साथ लिखना है अपने, अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखिएगा फर्स्ट स्टार्टिंग में पेंजिया में, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑल कॉन्टिनेंट्स, सुपर कॉन्टिनेंट मीनिंग ब्रैकेट में ऑल कॉन्टिनेंट्स यानी सभी महाद्वीप। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर कॉन्टिनेंट ब्रैकेट में ऑल कॉन्टिनेंट या ऑल कॉन्टिनेंट्स आर नोन एज पेंजिया। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर कॉन्टिनेंट ब्रैकेट में ऑल कॉन्टिनेंट्स या ओब्लिक करके लिख दो, ऑल कॉन्टिनेंट्स आर नोन एज पेंजिया। यानी सभी महाद्वीपों के लिए संयुक्त जो थ्योरी आती है उसको क्या बोला जाता है, पेंजिया। फिर धीरे धीरे बाद में एक समय के बाद, वो समय था कार्बोनिफेरस, उस कार्बोनिफेरस में जाके पेंजिया का डिवाइडेशन हुआ और उस डिवाइडेशन से दो पार्ट बनते हैं अपने, एक पार्ट ए वाला अंगारा लैंड और एक ये जी वाला गोंडवाना लैंड। तो ये जिस टाइम पीरियड में अलग होते हैं वो तो आपके थ्योरीज में आगे पढ़ लोगे आप, लेकिन भाग कौन से बने वो याद रखना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इसके बाद में पेंजिया कहा जाता है, उसके बाद में डेफिनेशन में कंटिन्यूस नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, वर्तमान में एट प्रेजेंट, वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित, एट प्रेजेंट पेंजिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित। एट प्रेजेंट पेंजिया इज डिवाइडेड into two parts.
अब पेंजिया के दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें एक भाग तो मानते हैं अपन नॉर्थ वाला अंगारा लैंड, तो एक तरफ इसमें लिख दीजिए अंगारा लैंड। एंड सेकेंड पार्ट उसका सदर्न पार्ट यानी गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड का डेफिनेशन क्या होगा, जैसे डायग्राम, उस डायग्राम को देख के लिख सकते हैं हम। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है और इसके अपोजिट पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो डायरेक्शन यूज करते हुए इनकी डेफिनेशन लिखनी है। तो अंगारा लैंड वाले में इसमें लिखिएगा नॉर्थ पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज अंगारा लैंड। पेंजिया के उत्तरी भाग को पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है। अब जो अंगारा लैंड की डेफिनेशन लिखी है उसके अपोजिट डेफिनेशन में सिर्फ आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। जैसे इसमें आपने नॉर्थ किया है, उसमें क्या लिखना है, साउथ, साउथ पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज गोंडवाना लैंड। तो सामने इसके अपोजिट डेफिनेशन लिखिएगा, पेंजिया के दक्षिणी भाग को, पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। साउथ पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज गोंडवाना लैंड। अब ये जो अंगारा लैंड है, इस अंगारा लैंड के पार्ट में कौन कौन शामिल हैं, जैसे अपन संपूर्ण पृथ्वी पे देखें तो अमेरिका के सदर्न वाला जो पार्ट है ये साउथ अमेरिका के रूप में, इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट पार्ट एशिया, तो यहाँ से ये जो पार्ट है एशिया के कुछ मिडिल वाले पार्ट से इस साइड में, यानी मध्य, तो फिक्स मिड नहीं करना है, यानी इस लैंड पार्ट पे कहीं, ये बीच में जो आपको दरार दिखाई दे रही है ये टेथिस से है। इस टेथिस सी के ऊपर का जो पेंजिया है ये अपने आप में क्या है, अंगारा लैंड, और इसके सदन का पार्ट क्या है, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड में पृथ्वी पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इसमें एक तो आता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जस्ट सामने ये वाला पार्ट, यूरोप वाला पार्ट, यूरोप के जस्ट सामने वाला पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया में ये नॉर्थ एशिया में आता है, अपन आते हैं साउथ एशिया वाले पार्ट में। तो भारत भी एशिया में है लेकिन हम साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया किस में काउंट होगा, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड वाला याद रखना थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंट्स कम है। एक तो नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका, उसके जस्ट सामने यूरोप, और यूरोप के सामने नॉर्थ एशिया। बाकी जो आपको याद नहीं है वो सब किस में काउंट होंगे,
वो सब गोंडवाना लैंड में। इसका मीनिंग ऊपर वाले रट लो, बाकी बचे हुए सदन वाले सब गोंडवाना लैंड के पार्ट। तो इसका मीनिंग नॉर्थ अमेरिका का अपोजिट साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड, यूरोप का अपोजिट अफ्रीका गोंडवाना लैंड, नॉर्थ एशिया का अपोजिट साउथ एशिया गोंडवाना लैंड, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड। तो अब इस साइड में कॉन्टिनेंट्स के जो एग्जाम्पल्स अपन लिखेंगे, उसमें नॉर्थ में 3 पार्ट अपने को लिखने हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख दीजिए अंगारालैंड के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से महाद्वीप हैं। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। एशिया दोनों में काउंट होता है। नॉर्थ एशिया आता है अंगारालैंड में और साउथ एशिया आता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड वाली साइड जो है, इसमें इसके अपोजिट क्या लिखोगे? नॉर्थ अमेरिका का अपोजिट क्या होता है? साउथ अमेरिका। एक इसका अपोजिट लिखो पहले, साउथ अमेरिका। फिर यूरोप का अपोजिट उसके जस्ट नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यूरोप के जस्ट नीचे की तरफ है अफ्रीका। नॉर्थ एशिया के अपोजिट इसके सदन में है साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया। और जहां आपने साउथ एशिया लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए भारत। और फिर मेरे हिसाब से राजस्थान लिखने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान पार्ट ऑफ इंडिया नहीं पता और बाद में लगे राजस्थान कहाँ है तो ओब्लिक करके लिख दो आगे यही राजस्थान। तो इसका मीनिंग है कि हमारे वाला जो इंडिया का हिस्सा वो साउथ एशिया का हिस्सा है। उसके बाद में साउथ एशिया के नीचे की ओर महासागर में अपने को दिखता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में सदन की तरफ जहाँ बर्फ जमी हुई है, माइनस में टेम्परेचर होता है, जनसंख्या विहीन महाद्वीप जिसको माना जाता है अंटार्कटिका। लास्ट में है अंटार्कटिका, जिसे अनुसंधान का महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कॉन्टिनेंट्स ऑफ रिसर्च, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। साइंस एंड टेक वाला हुआ क्या पार्ट आपका? नहीं हुआ, चल रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर हैं जो भारत ने अपने स्थापित किए, उनके नाम आएंगे शायद आपके। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और वर्तमान में भारती। तो ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग में जो अपन ने लिया है कि पेंजिया, तो पेंजिया को अगर एग्जाम में 15th वर्ड में पूछा जाए 15 शब्दों में, हालांकि स्टार्टिंग का जो टॉपिक फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों टॉपिक हैं, ये आपके बेसिक्स के लिए है। जैसे आप सिलेबस में देखते हैं तो सिलेबस में डायरेक्ट आपके फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, यानी राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है उनके करेक्टरिस्टिक्स या फिजियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट होता है आपका राजस्थान की भू आकृतिक या भौगोलिक विशेषताओं से, जो अपने 4 भौतिक प्रदेश बात की थी अपने टॉपिक नंबर 3 के अंदर।
राजस्थान के फिजिकल डिविजन्स, वास्तव में सिलेबस आपका वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन उस सिलेबस से पहले कुछ बेसिक्स अपने को कवर करने होते हैं, उसके लिए ये टॉपिक्स हैं। तो इनकी मेंस में पूछने की पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस पूछ लें कि मीनिंग ऑफ पेंजिया क्या है, तो मीनिंग ऑफ पेंजिया अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, पेंजिया इज ए कॉन्टिनेंटल पार्ट या सुपर कॉन्टिनेंट इज नोन एज पेंजिया। एट प्रेजेंट पेंजिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, in which north part is known as Angaraland and southern part is known as Gondwanaland। फिर इसके इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, तो आपको महाद्वीप जो ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, उसके सामने यूरोप है, यूरोप के सामने नॉर्थ एशिया, तो ये नॉर्थ वाले सारे किस में आते हैं, अंगारालैंड। और जो दो या तीन नाम अपन ने जो यूज किए हैं, क्योंकि एशिया का सिर्फ एक ही पार्ट यूज किया है, नॉर्थ एशिया, इनके बाद में जितने भी पार्ट जो बचे हैं वो किसके पार्ट हैं, गोंडवाना लैंड। और इसमें साउथ एशिया आता है, और साउथ एशिया में सबसे बड़ा कंट्री इंडिया माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कंट्री रूस को माना जाता है। रूस दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया में भी और यूरोप में। यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री सेम वही रहेगा, रूस। तो रूस वाले पार्ट को दोनों तरफ सबसे बड़ा माना गया। और विश्व का सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में बात करें तो भारत, बाकी सब अपने पीछे खड़े। लेकिन जब एरिया वाइज बात हो तो सबसे बड़ा है रूस वाला पार्ट। आर्कटिक ओशियनिक पार्ट एक महासागर का हिस्सा है, वो महाद्वीप नहीं है, समुद्र का पार्ट। क्या क्या बोला, शब्द क्या बोला आपने, आर्कटिक, हाँ आर्कटिक महासागर सिर्फ ओशियनिक पार्ट में काउंट होता है। अब इसके बाद में ये पेंजिया वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, पेंजिया के साथ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से कॉन्टिनेंट है वो भी अपने कंप्लीट हो गए। फिर इसमें बसता है फर्स्ट वाले डायग्राम में अपना पेंथालासा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पॉइंट नंबर सेकंड, पेंथालासा। देखो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ये काफी इजी है, नहीं भी लगे तो सोचना यही, क्योंकि शुरुआत में जो ज्योग्राफी है वो इतनी बेसिक्स है आपकी। जैसे आपको ये कहा जाए कि सामने एक दीवार है, अब ये को सर समझाओ कैसे, दीवार दीवार है। तो सेम वैसे ही है कि पृथ्वी के जो हिस्से हैं जिसमें लैंड पार्ट है, वो लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट, अपने आप में क्या शब्द यूज किया इन्होंने, पेंजिया शब्द। तो जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने कॉन्टिनेंट्स के लिए शब्द पेंजिया बोला है। और वो पेंजिया हो सकता है, उस पेंजिया शब्द का मीनिंग ही जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि जर्मन का हिंदी शब्द किए हुए नहीं है, तो हो सकता है कहीं आपको जर्मन ठीक से आ जाए और बाद में पता चले कि पेंजिया शब्द लैंड पार्ट के लिए यूज किया जाता है और पेंथालासा शब्द महासागरीय शब्द। तो ये जर्मन के थे तो 100%, क्योंकि जर्मन वाले हैं वो अपने जितने भी बुक्स वगैरह हैं, जितनी भी थ्योरीज दी हैं, उन्होंने किस लैंग्वेज में दी हैं, जर्मन लैंग्वेज में दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब पढ़ोगे, जर्मनी आ जाएगी, तब आपके समझ में आ जाएगा ये जलीय क्षेत्रों के लिए शब्द होता है पेंथालासा। हालांकि मेरे को भी नहीं आती है जर्मन, लेकिन पढ़ोगे तब यही मिलेगा लगभग। तो इसमें भी रेफरेंस आपका वही रहेगा, अल्फ्रेड वेगनर, क्योंकि ये शब्द भी किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो रेफरेंस वही लेना है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, ऑल ओसेनिक पार्ट्स, ब्रैकेट में लिख देना सुपर ओसेनिक पार्ट।
यानी जो अपने आप में एक वृहद महासागर था उसको सुपर ओशियनिक पार्ट, जो महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे उनको क्या बोल दिया गया था? सुपर कॉन्टिनेंट। तो इसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, ऑल ओशियनिक पार्ट्स आर नोन एज पेंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता है। तो उसमें था सभी महाद्वीपों को, इसमें सभी महासागरों को पेंथालासा कहा जाता है। अब इस पेंथालासा का तो अपन ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि राजस्थान में क्या महासागर है क्या, तो अपन राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं थ्योरीज। तो इसमें तो सिर्फ ये ज़रूर बताएंगे कि जो ये महासागरीय भाग थे उसमें जो मेन ओशियनिक पार्ट है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। मुख्य महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। यदि सभी महासागरों को हम 100% ओशियनिक पार्ट माने, यानी जो जलीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के 71% पार्ट पे, लेकिन उसको हम एक बार के लिए 100% ओशियनिक पार्ट मान लें, क्योंकि ओशियंस है वो अपने लिए जितना भी है, जैसे महाद्वीप है तो महाद्वीप अपने आप में 100% महाद्वीप है अपने लिए, लेकिन वो अर्थ का कितना पार्ट है तब आंसर आता है 29%। और महासागर है वो पूरी पृथ्वी का कितना हिस्सा है? 71। लेकिन इन महासागरों को अगर आप 100% माने पांचों को, तो उसमें पैसिफिक ओशियन अकेला 46% पार्ट। तो इसका मीनिंग बचे हुए जो चार ओशियनिक पार्ट हैं वो सिर्फ कितना पार्ट कवर करते हैं? ओनली 54% पार्ट। और 46% पार्ट बहुत बड़ा है। अगर पूरी पृथ्वी में से इसको देखा जाए, ये तो क्या महासागरों में से देख रहे हैं सिर्फ, पूरी पृथ्वी में से देखा जाए तो ये अर्थ का 1/3 पार्ट होता है। 1/3 पार्ट यानी 33%। और महाद्वीप कितने हिस्से पर हैं? 29%। तो हम कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन ग्रेटर देन कॉन्टिनेंटल पार्ट, यानी पृथ्वी के महाद्वीपों से भी बड़ा है प्रशांत महासागर। सभी महाद्वीपों को ले जाके प्रशांत महासागर के ऊपर रख दो तो सारे डूब जाएंगे, फिर भी प्रशांत महासागर 4% बचेगा। तो इसका मीनिंग प्रशांत महासागर के एरिया के बारे में इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। तो पेंथालासा का मूल महासागर, यानी पेंथालासा उसका मूल महासागर या प्रमुख महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो इसके डेफिनेशन के जस्ट बाद में नेक्स्ट लाइन में नोट में लिखिएगा, नोट या विशेष में। पेंथालासा का मुख्य पेंथालासा का मुख्य महासागर प्रशांत महासागर है। मेन ओशियनिक पार्ट ऑफ पेंथालासा इज पैसिफिक ओशियन। मेन ओशियनिक पार्ट ऑफ पेंथालासा इज पैसिफिक ओशियन। पेंथालासा का मुख्य महासागर या मूल महासागर प्रशांत महासागर। मुख्य लिख दो चाहे मूल लिख दो, क्योंकि इसमें जो मूल वही होता है जो बड़ा होता है, मेन होता है। हिंदी मीडियम वाले भी जो प्रशांत महासागर लिखा उसके ब्रैकेट में ये लिख देना पैसिफिक ओशियन। कई बार हिंदी में भी यही शब्द आता है पैसिफिक ओशियन, बाद में समस्या ये होती है कि हमें पैसिफिक के बारे में तो बताया ही नहीं था। ब्रैकेट में जो प्रशांत महासागर लिखा उसके आगे पैसिफिक ओशियन भी लिख दी। तो इसके बारे में बाकी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भाग अपने लैंड पार्ट के अंदर नहीं है, राजस्थान के अंदर ये नहीं है। लेकिन डायग्राम में इंडिकेट किया तो पता होना चाहिए पेंथालासा क्या है। तो पेंथालासा अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को पेंथालासा कहा गया है, जिसका मेन या मूल महासागर कौन है? पैसिफिक ओशियन। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो एक लास्ट में एक टर्म्स और बची हुई है अपनी टेथिस सी, ये हेडिंग में ली। टेथिस सागर। अब जैसे ये आपको पता है कि जो पेंजिया वाला भाग है महाद्वीपीय हिस्सा है, ये धीरे धीरे आगे जाके दो पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ तो इसके बीच में जो एक दरार आती है इसको नाम दिया जाता है जियोसिंक लेन, भूसनक। जियोसिंक लाइन
अब ये जो भूसनती वाला जो पार्ट है, इसी का नाम क्या रखा गया है? टेथिस सी या टेथिस सागर। तो एक समय तक तो ये पेंजिया डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या आ गई, इसमें दरार आ गई, जियोसिंक लेन आ गई, भूसनती। लेकिन धीरे धीरे दोनों पार्ट से यहाँ पे नदियों ने सेडिमेंट्स को जैसे जैसे जमाना, इसके बीच में डिपॉजिट करना या जमाना स्टार्ट किया, तो टेथी सागर का जो बॉटम पार्ट है, तली वाला हिस्सा, इस पे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। और इस भाग में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो दोनों भाग एक दूसरे के, यहाँ पे अगर प्रेशर डालोगे तो दोनों भाग एक दूसरे के नजदीक आएंगे वापस। तो ऐसा वापस हुआ है कि एक दूसरे के नजदीक आए हैं, और कॉन्टिनेंट्स नजदीक आने के कारण या प्लेट्स के नजदीक आने के कारण, इसके बीच में जो मलबा जमा था, उस मलबे पे प्रेशर पड़ने के कारण इसके अंदर से वो मलबा या सेडिमेंट्री रॉक्स ऊपर माउंटेन्स के रूप में निकले। और इसी में से निकला हुआ प्रमुख माउंटेन हिमालय माउंटेन। तो मदरलैंड ऑफ हिमालय टेथिस सी। हिमालय की जन्म भूमि या गर्भ भूमि कहा जाता है टेथिस सागर, यानी हिमालय किसके गर्भ से निकला हुआ है? टेथिस सी। इसको भूसनती माउंटेन यानी जियोसिंक्लेन माउंटेन के रूप में मान। तो एक तो माउंटेन तब बन सकते हैं जब वॉल्केनिक ब्लास्ट हो, ज्वालामुखी उद्गार हो, तो उससे पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो मैग्मा होता है वो लावे के रूप में बाहर निकलता है, और ये लावा ऊपर उछलते हुए इस तरीके से जमा हो जाता है। इस तरीके से इसमें बेस चौड़ा होता है और शीर्ष भाग नुकीला होता है। ये माउंटेन्स बनते हैं जनरली, ये तब बनते हैं जब सिलिका की मात्रा ज्यादा हो। इन निकलने वाला जो मैग्मा है, यानी जो बाहर किसके किस फॉर्म में निकलता है, लावा, और अंदर होता है, तब उसके लिए टाइटल यूज क्या करते हैं, मैग्मा। और जब ये ज्यादा लिक्विडिक फॉर्म में, लिक्विडिक फॉर्म में तब होता है जब सिलिका की मात्रा कम होती है। तब इन वोल्केनो से निकलने वाला जो लावा है वो इस तरीके से जमता नहीं, वो दूर तक बहता है। फिर ज़्यादा लिक्विड होगा तो इसका मीनिंग जमेगा कम, और उसमें क्या होता है, ऊपर का भाग बिल्कुल सपाट बनता है। इससे बनते हैं प्लेट्यू। क्योंकि पठारी भाग क्या होते हैं, चट्टानी भाग तो होते हैं ये भी, लेकिन ये ऊपर से बिल्कुल समतल होते हैं। तो माउंटेन्स हैं वो बीट नीचे, सतह इनकी चौड़ी होती है, बाकी ऊपर का जो भाग होता है उस पर सिर्फ इस तरीके से चोटियां बनी होती है नुकीली। तो पर्वतीय भाग इस तरीके से होते हैं। तो दोनों के निर्माण में अंतर होता है, लेकिन ये वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। जबकि कुछ माउंटेन्स इस प्रकार के होते हैं जो भूगर्भ से, सॉरी, जो जियोसिंक लेन है उसके पार्ट से मलबा है या सेडिमेंट्री रॉक से उसके बाहर निकलने से बन जाते हैं। तो ये वाले जो होते हैं, ये वोल्केनिक ब्लास्ट या लावे से बने हुए नहीं होते, ये सेडिमेंट्री माउंटेन्स होते हैं। जैसे हिमालय है, तो हिमालय के ऊपर बहुत ज्यादा निर्माण कार्य क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, चट्टाने काफी लूज चट्टाने या कठोर चट्टाने नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। कोई निर्माण कार्य अगर जैसे आपने किसी किनारे के ऊपर ट्रेन की पटरियां वगैरह बिछा भी दी आपने, तो उनके गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे हिमालय क्षेत्र में अपने बारिश होती है तो अपने को घटनाएं सुनने को मिलती है ना, लैंड स्लाइडिंग। तो कारण ये होता है उन पे बार बार लैंड स्लाइडिंग इसलिए होती है क्योंकि वो कच्ची चट्टाने होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जबकि अपनी अरावली वाली चट्टाने, ये मुख्यतः मेग्मा से बनी हुई हैं, तो ये ज़्यादा कठोर चट्टाने हैं। और अरावली तो बने हुए भी हिमालय से कई करोड़ वर्ष पहले बनी हुई है, लेकिन आज भी प्रेजेंट। अगर हिमालय की तरह सेडिमेंट्री रॉक्स की होती है, ये समाप्त हो चुकी होती। तो ये वाला जो भाग है, इसमें टेथी सागर के अंदर अपने हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय इंडिया के कौन से पार्ट में, नॉर्थ में या साउथ में? नॉर्थ वाले पार्ट में। तो इंडिया का ये जो नॉर्थ वाला पार्ट, हिमालय वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये टेथी सागर में बना हुआ है। फिर हिमालय से जो नदियों ने निकलना स्टार्ट किया, तो उन्होंने भारत के उत्तर विशाल मैदान का निर्माण स्टार्ट किया। क्योंकि हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हाइट अधिक होने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। और टेम्परेचर कम होने के कारण एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है वो हिमालय के ऊपर क्या है, ग्लेशियर्स के रूप में, बर्फ के रूप में जमा है। और एक निश्चित समय जो बर्फ है ये मेल्ट भी होती है एक निश्चित ऊंचाई तक। और इसके मेल्ट होने से यहाँ से ग्लेशियर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, यानी जो हिमालय से निकली हुई नदियाँ। और इन नदियों ने क्या किया, इस टेथिस सागर वाले स्थान पे, पहले यहाँ टेथिस सी था, वहाँ पे सेडिमेंट्स को जमा करके मैदानी भाग का निर्माण किया है।
ये मैदान इंडिया के कौन से भाग में है, नॉर्थ में या साउथ में? इस कारण इसको नाम दिया गया उत्तर विशाल मैदान, क्योंकि इस साइड में पाकिस्तान की ओर एक नदी जाती है इंडस रिवर, और भारत के पूर्व में एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र। इन दोनों के बीच में है, तो काफी बड़ा मैदान है। तो राष्ट्र इंडिया के उत्तर में है और काफी बड़ा है, इस कारण इसके में टाइटल यूज किया हुआ है विशाल। तो उत्तर विशाल और बना हुआ क्या है, मैदान। तो ये नॉर्थ ग्रेट प्लेन के रूप में। राजस्थान के डेजर्ट एरिया में भी यहाँ हिमालय से आने वाली एक नदी हुआ करती थी पहले, जिस नदी का नाम था सरस्वती। ये सरस्वती वैसे तो वही है जो अभी प्रयागराज का जो मेला आयोजित हुआ था, उसमें मुख्य नदी कौन है, गंगा। और उस गंगा से वहाँ मर्ज कौन सी होती है उसमें, यमुना। और उस प्रयागराज पे जब हम कहते हैं कि ये त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी में तीसरा शब्द वर्तमान में यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं इसके संगम को कि प्रयागराज में कौन सी नदियों का संगम, तो तीसरा शब्द अपने आप ही निकलता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये सरस्वती वही थी जो किसी टाइम इस संगम का हिस्सा हुआ करती थी। बाद में पौराणिक कथाओं में कहा जाता है, ज्योग्राफी अलग मानती, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है इस नदी को एक तरीके से श्राप दे दिया गया, शापित नदी हो गई, तो इस संगम से इसको अलग कर दिया गया। जबकि ज्योग्राफी मानती है कि जो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के नजदीक आ रही थी, ऊपर से यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया वाली प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट, और नीचे वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी जिसपे इंडिया और इस साइड में ऑस्ट्रेलिया, इसको एक प्लेट बोला गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही थी, तो हरियाणा के आसपास का जो मैदानी भाग, हरियाणा के नॉर्थ में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, नाम सुना होगा आपने, अंबाला। हालांकि अंबाला शब्द सुन के हरियाणा कम लगता है, पंजाब ज्यादा लगता है, तो ये पंजाब नहीं हरियाणा का एक जिला है अंबाला। तो हम अंबाला के आसपास ये मैदानी भाग थोड़ा सा इस प्लेट के प्रेशर के कारण, क्योंकि जब दोनों तरफ से प्लेटें प्रेशर डालती हैं तो कुछ भाग अपलैंड हो जाता है, कुछ भाग हैं जहाँ की मुलायम चट्टाने होती हैं वो फोल्ड होकर ऊपर उठ जाती हैं, और कुछ भाग ऐसे होते हैं मुलायम चट्टाने होकर हो सकता है नीचे भी धंस जाए। तो ये ऊपर उठने के कारण सरस्वती नदी कहा जाता है कि पश्चिम की ओर डाइवर्ट हो गई, यानी इसका पार्ट जो ये गंगा यमुना की तरफ जा रहा था वो राजस्थान की तरफ आ गया। तो राजस्थान का जो ये मरुस्थलीय भाग था, ये मरुस्थलीय भाग पहले एक उपजाऊ भाग था, अपने आप में एक मैदानी भाग था, जिसके अंश या अवशेष आज भी गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर के रूप में। तो वर्तमान में ये नदी कहा जाता है राजस्थान के नॉर्थ में सीमित रह गई है, क्योंकि अब हिमाचल में बारिश होती है तब ये निकलती है, क्योंकि यहाँ शिवालिक के ऊपर जो ग्लेशियर्स थे वो समाप्त हो गए। तो अब ये ग्लेशियर रिवर नहीं, अब ये मुख्यतः रेनफॉल या मानसून पे डिपेंड है। तभी कल मैंने बताया था कि हिमालय की नदियां हैं वो जनरली ग्लेशियर पे डिपेंड है, लेकिन सभी नदियां हैं वो ग्लेशियर पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि कुछ जो साउथ वाले हिमालय जिसकी हाइट कम है उस पर ग्लेशियर्स नहीं है, तो वहां तक मानसून जाता है और मानसून एक्टिव होता है, बारिश होती है, तब जाके ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होता है। तो ये घग्गर नदी वर्तमान में इनलैंड रिवर मानी जाती है। इनलैंड का मीनिंग होता है अंतः प्रवाही नदी। जैसे अपने घर से अपन एक पानी की बाल्टी लेके और बाहर की ओर डालें, तो पानी की बाल्टी कितनी दूर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, जमीन में जाएगी देखते देखते। इनलैंड रिवर्स ऐसी होती हैं, क्योंकि उन नदियों में पानी कम होता है, जैसे ही वो बहना स्टार्ट करती हैं कुछ डिस्टेंस के बाद में उनका पानी जमीन में समा जाता है, इसको कहते हैं इनलैंड, यानी जमीन में, जमीन के अंदर बहना। क्योंकि उसमें पानी इतना ही, क्योंकि जिन नदियों में पानी अधिक होता है वो फ्लो ऊपर बना लेती है। जैसे अपने बारिश का टाइम पानी निकलता है अपने घर से, बहुत ज्यादा पानी निकलता है तब तो वो एक ड्रेनेज बन जाता है नदी के रूप में, नाले के रूप में छोटे। लेकिन अगर वो पानी थोड़ा सा 5 मिनट बारिश हो तो क्या वो नाला बन पाएगा, फिर वो पानी आएगा और जमीन में समाप्त हो जाएगा, इतना ही। तो इनलैंड रिवर ऐसी ही होती है, तो वर्तमान में ये इनलैंड रिवर के रूप में। तो इस कारण यहाँ पे इस नदी के समाप्त होने के बाद वापस क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई और ये एरिया बन गया डेजर्ट। तो डेजर्ट एरिया भी किसके जगह पर बना हुआ है, टेथिस से, क्योंकि यहाँ पे भी टेथिस सागर था। टेथिस सागर की जगह फिर बाद में इस पे क्या डेवलप हुआ, मैदान। और उस मैदान के बाद में वापस ड्राई कंडीशन या एरिड कंडीशन डेवलप होने के कारण, शुष्क दशाओं के डेवलप होने के कारण यहाँ पे क्या बन गया फिर, मरुस्थल, जिसको हमने टाइटल क्या दिया, थार। थार डेजर्ट कहा जाता है। तो मीनिंग है कि भारत का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ हिमालय वाला, जो ये हिमालय माउंटेन, नॉर्थ ग्रेट प्लेन और ये थार डेजर्ट, ये सब किसके पार्ट है, ये टेथिस सी के पार्ट है।
और इसके बाद का जो सदर्न इंडिया वाला हिस्सा है, ये भारत में आता है, भारत का प्रायद्वीप पठार। कोई लैंड पार्ट है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो ऐसे लैंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ। जैसे आइलैंड बोलेंगे अपन, द्वीप बोलेंगे। और कोई ऐसा स्थलीय भाग जो तीन और पानी से घिरा हुआ हो, तो उसको कहा जाता है पेनिनसुलर, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत की जो सदर्न वाली जो लोकेशन है वो प्रायद्वीपीय स्थिति है। उसके एक साइड में पानी है, दूसरी साइड में भी पानी है, तीसरी साइड में भी पानी है, लेकिन चौथी साइड में पानी नहीं, लैंड पार्ट। और चारों तरफ पानी होता तो हम एक आइलैंड कंट्री होते, फिर एक द्वीपीय राष्ट्र होते, लेकिन हम द्वीपीय राष्ट्र नहीं है, प्रायद्वीप है। तो इसका मीनिंग ये हिस्सा प्रायद्वीप है और इसके अंदर ये बना हुआ ये पठार, इस कारण इसको कहा जाता है प्रायद्वीप पठार, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हिस्सा माना जाता है गोंडवाना लैंड का पार्ट। ये किसका हिस्सा माना जाता है? गोंडवाना लैंड। इसका मीनिंग ये सदर्न इंडिया वाला जो हिस्सा है ये तो गोंडवाना लैंड पर है, और बाकी नॉर्थ वाला इंडिया है वो पूरा किस पे आता है? वो टेथी सागर में बना हुआ है। और गोंडवाना लैंड वाला जो पार्ट, जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे इसको, तो इसमें आप कुछ प्लेट्यूज पढ़ोगे, कुछ पठार पढ़ोगे, कुछ माउंटेन्स भी कवर करोगे। तो इस प्रायद्वीप पठार के अंदर जो माउंटेन्स कवर करोगे, उस माउंटेन्स में एक तो आएगा वेस्टर्न घाट, एक आएगा ईस्टर्न घाट, एक आएगी अरावली माउंटेन, अरावली इसी का ही पार्ट, एक आएगा विंध्यन माउंटेन, एक विंध्यन के बाद आएगा सतपुड़ा। तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा, विंध्यन एंड अरावली। तो अरावली भारत में किसका हिस्सा है? भारत के प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार यानी गोंडवाना लैंड। फिर इसके प्लेट्यूज हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसके पठार को नाम दिया गया दक्कन प्लेट्यू, कर्नाटक में इसके पठार को नाम दिया गया है मैसूर प्लेट्यू, मैसूर का पठार। जैसे ही आप इस साइड में तेलंगाना की ओर जाओगे तो वहाँ तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश की ओर जाओगे तो वहाँ रायलसीमा का पठार, मध्य प्रदेश के पास आओगे तो वहाँ पठार का नाम है मालवा, राजस्थान की ओर आओगे तो उस पठार का नाम है माल। राजस्थान में पठारी भाग को माल कहा गया। और यहाँ शासन किस वंश ने किया है? हाड़ाओं ने। इस कारण इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? हाड़ौती। इस कारण हम इसको हाड़ौती पठार भी बोलते हैं और माल क्षेत्र भी कहते हैं। तो माल वैसे तो मल्टीपर्पज शब्द है, लेकिन यहाँ पठारों के लिए यूज करेंगे। शादी ब्याह में बढ़िया खाना बनता है तब भी क्या होता है, और बाकी आप जानते हो। तो ये वाला जो हाड़ौती वाला जो एरिया है, ये अपने आप में प्लेट्यू रीजन के रूप में। एक एमपी और यूपी के बीच का पठार, ये भी भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा, यूपी एमपी के बीच का पठार। इस पठार को नाम देंगे अपन बुंदेलखंड पठार। इस बुंदेलखंड वाले पठार के पास में आता है, आपके हिस्ट्री में एक नाम सुना होगा आपने, झांसी। हिंदी में कविताएं भी सुनी होंगी। वो ब्लडी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, हर बोले बुंदेलों के मुंह सुनी हमने एक कहानी थी। हर बोले बुंदेलों के मुंह है, तो ये बुंदेलों का एरिया है। इस कारण इसको नाम क्या दिया गया है? बुंदेलखंड का पठार। एमपी से जैसे आप ईस्ट में जाओगे तो एमपी से एक स्टेट अलग किया गया था, छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सा पठार आता है? बघेलखंड। तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, इससे जस्ट पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे भूपेश बघेल। तो इसका मीनिंग बघेलों का जो एरिया है वो बघेलखंड, बुंदेलों का एरिया वो बुंदेलखंड, हाड़ाओं का एरिया है वो हाड़ौती। तो इसका मीनिंग यहाँ जिन राजवंशों ने शासन किया है उनके नाम से इनको टाइटल दिए हुए हैं। वैसे तो प्लेट्यू के लिए सामान्य तो पठार शब्द यूज होता है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के और जनरली इनके लिए माल शब्द। लेकिन मध्य प्रदेश वाले डायरेक्ट माल नहीं बोल के वो बोलते हैं मालवा। तो उनका माल मालवा है और अपना सिर्फ माल है, यानी पठारी भाग। हमारा कुत्ता कुत्ता, छोटा कुत्ता टॉमी है। इसमें लिखे, तैतीस सागर में लिखे।
टेथिस सागर एक भूसनती है जो अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड के मध्य स्थित। टेथिस सी इज ए जियोसिंक्लाइन। टेथिस सी इज ए जियोसिंक्लाइन। टेथिस सागर एक भूसनती है। टेथिस सी इज ए जियोसिंक्लाइन which is situated between अंगारालैंड and गोंडवानालैंड। टेथिस सागर एक भूसनती है जो अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड के मध्य स्थित। Tethys is a geosyncline which is situated between अंगारालैंड and गोंडवानालैंड। ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा है ये तो अपने को कि बीच में एक दरार या भूसनती के रूप में है जो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच में है। या लिख दो गोंडवानालैंड के नॉर्थ में है या चाहे अंगारालैंड के बीच सदन में है या दोनों के बीच में है, तो ये ज़्यादा ठीक है कि दोनों के बीच में स्थित है वो जियोसिंक्लिन या भूसनती का पार्ट क्या है, टेथिस सी। अपने लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इस टेथिस सागर पर क्या क्या स्थित है। तो इंडिया के रेफरेंस में लिखें तो इसके ऊपर एक तो हिमालय, उत्तर विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, और एक अपना थार डेजर्ट। जैसे टेथिस सागर की जो डेफिनेशन लिखी आपने कि ये भूसनती है जो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के मध्य स्थित, इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा हिमालय, उत्तर विशाल मैदान एवं थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है या टेथिस सागर में हुआ है, दोनों ठीक है। हिमालय, नॉर्थ ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट are formed on Tethys Sea. हिमालय, उत्तर विशाल मैदान एवं थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ। तो इन फिजिकल डिवीजन में राजस्थान के कितने फिजिकल डिवीजन शामिल हैं? कौन सा? हिमालय राजस्थान में है या नहीं है? नहीं है। होता तो अपने को पता रहता है, जैसे अरावली है राजस्थान में, क्योंकि अपना सुना हुआ है। तो हिमालय नहीं है इस साइड में। हिमालय तो राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाता है, इधर यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख। तो ये राजस्थान का ये वाला अरावली का हिस्सा है। ये साइड में हाड़ौती का पार्ट। अब ये राजस्थान के अंदर पूर्वी मैदानी भाग जहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल। तो चंबल नदी पार्ट ऑफ यमुना है और यमुना पार्ट ऑफ गंगा है। तो अपना जो गंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान है, उसी गंगा का मैदान का ही एक पार्ट अपने राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन है। तो इसका मीनिंग जो नॉर्थ ग्रेट प्लेन आता है, उत्तर विशाल मैदान आता है, उसमें तीन मैदानी भाग माने जाते हैं। एक तो इंडस प्लेन सिंधु का मैदान, एक गंगा ब्रह्मपुत्र सॉरी गंगा और यमुना का मैदान, और एक इंडिया के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो एक तो ब्रह्मपुत्र, एक गंगा, तो गंगा के ही पार्ट हैं ये यमुना और चंबल। क्योंकि चंबल किस में मर्ज होती है? यमुना में। और यमुना किस में मर्ज होती है? गंगा में। तो इसका मीनिंग राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो उत्तर विशाल मैदान का ही एक पार्ट है। लेकिन हमारे लिए राजस्थान के अकॉर्डिंग ईस्ट में, इस कारण हम टाइटल क्या यूज करते हैं? ईस्टर्न प्लेन। और इंडिया के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पार्ट। इस कारण इंडियन ज्योग्राफी में इसका नाम क्या लिखा जाता है? नॉर्थ ग्रेट प्लेन। और अपने यहाँ मुख्यतः ग्रेट शब्द इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ अपने बड़ा मैदानी भाग नहीं है, अपने बड़ा डेजर्ट। तो अपने डेजर्ट को बोलें ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया हमारे पास, यानी थार डेजर्ट का मोस्टली पार्ट राजस्थान के पास है, तब तो ठीक है।
लेकिन हम ये कहें कि नॉर्थ ग्रेट प्लेन का मोस्टली मैदानी भाग राजस्थान के पास है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैदानी भाग सबसे ज़्यादा यूपी वालों के पास है। वही जहाँ प्लेन्स अधिक होते हैं वहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भारत में चाहे हम कितने भी बड़े राज्य हैं, क्योंकि राज्य हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, एरिया वाइज इंडिया में हमारी राजस्थान की रैंक क्या है, फर्स्ट है। लेकिन जब जनसंख्या में हमें काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा 8वां स्थान है। और यूपी भले ही हमसे कितना भी छोटा है, लेकिन जनसंख्या में वो 3 राजस्थान बना सकते हैं, इतनी जनसंख्या उसके पास। 2011 के अंदर यूपी की जनसंख्या थी 19.98 करोड़ और राजस्थान की थी 6.85 करोड़। यानी हम लगभग 7 करोड़ के आसपास थे और वो लगभग 21 करोड़ के आसपास। और बीच में कोरोना भी आया है, तो 1-2 साल में एक राजस्थान तो बना दिया होगा यूपी वालों ने। तो जनसंख्या में हम पीछे रहते हैं, कारण क्योंकि हमारे यहाँ डेजर्ट अधिक। जनसंख्या हमेशा उन क्षेत्रों में अधिक बढ़ती है जहाँ एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज अधिक होती हैं, क्योंकि लोगों की सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो रोटी होती है। कपड़े और मकान के बिना हम रह चुके हैं आदिम अवस्थाओं में। झिंगा लाला जंगल में जो किया करते थे, पत्ते लपेट लेते घूमते थे आदमी। तो इसका मीनिंग बिना अनाज के व्यक्ति कभी भी नहीं रहा। वो अनाज का स्वरूप हर टाइम अलग अलग रहा है, कभी कंद मूल रहा है, कभी जानवरों को खाया है। थोड़ा सभ्य इंसान हो गया तो एग्रीकल्चर खेती करके और फिर अनाज का यूज करना स्टार्ट कर दी। तो इसका मीनिंग जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है तो इंसान वैसे वैसे चेंज हुआ है। तो बाद में आवश्यकताएं बढ़ने लग गई, रोटी के साथ कपड़ा और मकान भी ऐड हो गया। तो वर्तमान के मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान। तो आदतें वो पहले वाली हैं इंसान की, जहाँ खाने की पूर्ति होगी जनसंख्या वहीं ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग भारत में सबसे बड़ा मैदान है गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान जहाँ जहाँ चलता है वो इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले जो 4 स्टेट हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र ऐसा है जो गंगा के किनारे नहीं है। बाकी टॉप 4 में से 3 गंगा के पास हैं, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। हालांकि महाराष्ट्र में जो जनसंख्या वो भी इन्हीं की है। ये बाला साहब ठाकरे जो जनरली कहा करते थे ना कि महाराष्ट्र या मराठियों की जो नौकरियां हैं वो तो यूपी और बिहार वाले खा गए। वो जनरली इसलिए प्रसिद्ध हुए थे क्योंकि वो मराठी हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट किया था। एक पत्र लिखना स्टार्ट किया था बाला साहब ठाकरे ने। वो लिखा करते थे सामना, यानी जिसके अंदर वो विरोधी बातें लिखा करते थे ज़्यादा, महाराष्ट्र या मराठियों के फेवर में लिखा करते थे। इसलिए महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी राय हैं, वैसे ही वहाँ बाला साहब ठाकरे के बारे में लोग नहीं सुन सकते। जैसे शिवाजी के बारे में सुन सकते हैं, उतना ही बाला साहब ठाकरे के बारे में सुन सकते हैं। तो जैसे यूपी वाले एग्जाम देने के लिए जाते तो ट्रेन से उनको पहले ही, सेंटर से पहले ही पकड़ पकड़ के पीटते थे। वो साफ साफ लिखते थे अपने सामना पत्र में कि एक बिहारी 100 बीमारी। हालांकि भारत राष्ट्र है, तो जितना बिहार मराठी के लिए महाराष्ट्र है उतना यूपी वाले के लिए भी है। इसका मीनिंग है कि ये रीजनल जो पार्टियां होती हैं, नेता होते हैं, वो इसका धीरे धीरे फेम मिलती है। तो ये वाला जो पार्ट है अपना उत्तर विशाल मैदान वाला, उसी उत्तर विशाल मैदान में राजस्थान का पूर्वी मैदान भी आता है। लेकिन इन शब्दों को देखते हुए सिर्फ आपको एक ही लग रहा है, ये वाला, जबकि दूसरा भाग भी राजस्थान में है, लेकिन वो किस नाम से आएगा राजस्थान में, पूर्वी मैदान। तो ये हम पूर्वी मैदान के नाम से पढ़ते हैं। तो इसका मीनिंग है कि इन दोनों पार्ट में से राजस्थान के पास ये हिमालय वाला हिस्सा इसमें नहीं। तो ये लाइन आपने लिख दी। तो ये तो सिर्फ इन 3 शब्दों का इंट्रोडक्शन पढ़ा है अभी अपन। पृथ्वी के पेंजिया भाग को क्या कहा गया है, या महाद्वीपीय हिस्से को क्या कहा गया है। तो इसका मीनिंग पेंजिया शब्द कॉन्टिनेंट्स के लिए, महासागरों के लिए शब्द क्या यूज किया गया है, पेंथलासा। पेंजिया के 2 डिवाइडेशन होने के बाद उसके नॉर्थ पार्ट का नाम अंगारा लैंड, सदर्न पार्ट का नाम गोंडवाना लैंड, और बीच की भूसनती का नाम, भूसनती का नाम हमने रखा टेथिस सी या टेथिस सागर। तो ये वाला पार्ट अब कंप्लीट हो गया अपना। अब इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान का निर्माण। अब हम इस थ्योरी को राजस्थान की तरफ, उस तरफ टर्न करेंगे जहाँ से अपने ऊपर हेडिंग जो लिखे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब राजस्थान के निर्माण में अपने एक तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा काम आएगा और दूसरा पार्ट टेथिस सागर यानी जीटी वाला पार्ट। तो ये तीनों पार्ट लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ के फिर हेडिंग लिखो राजस्थान का निर्माण।
फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का निर्माण कितने भागों से हुआ है? 2 से। जेटी। अभी जेटी का मीनिंग क्या है ये नीचे लिख दीजिएगा। राजस्थान का निर्माण, और आगे शॉर्ट में लिख दो ब्रैकेट में जेटी। जी में, जेटी में जी पहले आता है या टी पहले आता है? अल्फाबेट आता है ना, A to Z। तो A to Z जो हम ए से जेड तक जो बोलते हैं तो उसमें जी पहले आएगा या टी पहले आएगा? जी पहले आएगा, तो जी के पार्ट पहले बने हुए हैं, गोंडवाना लैंड के पार्ट। टी बाद में आएगा और इसके भाग भी बाद में बने हुए हैं। तो गोंडवाना लैंड में जो भी शब्द अपन यूज करेंगे, अरावली और हाड़ौती, उनका निर्माण पहले हुआ है। और तेथिस सागर में एक तो हमारा मरुस्थलीय भाग और एक हमारा मैदानी भाग, ये दोनों भाग बाद में बने हुए हैं। तो जैसा इनका अल्फाबेटिक सीक्वेंस है, निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। गोंडवाना लैंड वाले पार्ट हैं वो पहले बने हैं और तेथिस सागर के पार्ट बाद में बने। तो इस जीटी का मीनिंग क्या है? राजस्थान का निर्माण एक तो जी से, जी का मीनिंग गोंडवाना लैंड, और टी का मीनिंग तेथिस सी। गोंडवाना लैंड में कल 2 पार्ट बताए थे मैंने। एक तो राजस्थान में सबसे प्राचीन बताया था अरावली, अरावली माउंटेन या अरावली पर्वत। अरावली माउंटेन के बाद में दूसरा बना हुआ भाग हाड़ौती प्लेट्यू, हाड़ौती पठार। फिर तेथिस सागर में सबसे नवीनतम भाग किसको माना गया है? पूर्वी मैदान। राजस्थान के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो राजस्थान के अकॉर्डिंग मैदान है पूर्व में, ईस्टर्न प्लेन। और इस मैदानी भाग से पहले बना हुआ भाग है डेजर्ट, या पूरा नाम लिखो तो चाहे थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। और इन चारों भागों के निर्माण का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही लिखा अपन ने। फॉर्मेशन जैसे अरावली का पहले हुआ है तो उसके जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख दो ओल्डेस्ट या प्राचीन। और इस प्राचीनतम से इस साइड में मैदानी भाग की तरफ एरो करते हुए मैदानी भाग के जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख देना नवीनतम। तो ये न्यूली फिजिकल डिवीजन में माना जाता है और इधर वाला ये ओल्डेस्ट में। तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो अपने को याद दो ही रखने हैं कि प्राचीन अरावली और नवीनतम मैदान। बाकी आप अपने आप बता सकते हो, चारों सीक्वेंस में आ जाए तो अरावली के साथ दूसरा भाग कौन सा लेना है? चट्टानी। और चट्टानी भाग फिर एक ही बचता है हाड़ौती। और मैदानी भाग के साथ दूसरा कौन सा लेना है? मिट्टी वाला पार्ट। तो मैदान के साथ मिट्टी वाला दूसरा भाग सिर्फ डेजर्ट ही बचता है। तो अरावली के साथ तो रहेगा हाड़ौती जैसा पठार यानी कठोर भाग, और मैदान के साथ रहेगा मिट्टी वाला पार्ट यानी डेजर्ट। तो इन मिट्टी वाले दोनों पार्ट को एक साथ लिखना है और ये रॉक्स या चट्टानी भाग दोनों एक साथ लिखना है। तो अरावली के साथ हाड़ौती और मैदान के साथ डेजर्ट रहेगा। इसका मीनिंग चारों का सीक्वेंस रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2 को रटा करो। ओल्डेस्ट अरावली माउंटेन, और न्यूली फिजिकल डिवीजन या नवीनतम किसको मानेंगे? पूर्वी मैदान। अब ये स्टार्टिंग वाले दोनों पार्ट हैं, ये किसका हिस्सा माना जाते हैं? माने जाते हैं गोंडवाना लैंड, यानी इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो ये माने जाते हैं प्रायद्वीप पठार का हिस्सा। और ये वाले जो दोनों भाग हैं, थार मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग, तो थार मरुस्थल भी पहले क्या था? एक मैदानी भाग था, सरस्वती प्लेन था, वो सरस्वती नदी का मैदान। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे जैसे चेंज हुई, सरस्वती नदी समाप्त हुई, तो वो मैदान फिर किस में कन्वर्ट हो गया? डेजर्ट में। और हमने उसका नाम क्या दे दिया? थार डेजर्ट। तो इसका मीनिंग ये है कि ये भी एक मैदानी भाग का हिस्सा ही है, उत्तर विशाल मैदान। तो अपने लिए जो 4 फिजिकल डिवीजन जो दिख रहे हैं आपको,
ये इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ दो फिजिकल डिवीजन में ही काउंट होते हैं। ये दोनों तो काउंट होते हैं भारत के प्रायद्वीप पठार में, क्योंकि प्रायद्वीप पठार में स्टडी में दो चीजें पढ़ी जाती हैं, उसमें एक तो प्लेट्यूज आते हैं और एक उसमें माउंटेन्स आती हैं। उसमें जो अभी माउंटेन्स बताई थी मैंने, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्यन, सतपुड़ा और अरावली, तो उसमें एक अरावली भी शब्द यूज किया था अपन ने। उसमें कुछ प्लेट्यूज के नाम बोले थे मैंने, दक्कन प्लेट्यू, मैसूर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड पठार, हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार उसी में ही काउंट हो रहा था प्रायद्वीप पठार। तो ये अपने लिए तो दो फिजिकल डिवीजन है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में ये दोनों एक में काउंट होंगे प्रायद्वीप पठार में। और ये दोनों अपने लिए दो भाग हैं मिट्टी वाले, लेकिन ये इंडियन ज्योग्राफी में दोनों किस में काउंट होंगे? नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर विशाल मैदान। तो अपने लिए भौतिक प्रदेश कितने हैं? और ये इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ दो में काउंट होते हैं। तो ये चारों लिखने के बाद बाकी यही राजस्थान है। जैसे कोई अपने बारे में पूछे भाई अपन क्या है, तो अपने जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो अपन है, यानी वो हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं। तो इन चारों फिजिकल डिविजन्स को जोड़ दें तो पूरा क्या बन जाएगा फिर? राजस्थान। तो इसका मीनिंग इस राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वो कितने भागों से हुआ है? दो भागों से, गोंडवाना लैंड और टेजिसाइर यानी जेटी से हुआ है। तो ये चारों भाग लिखने के जस्ट बाद में नीचे नोट में लिखिएगा। पहले दोनों भाग अरावली और हाड़ौती के बारे में लिख दो। अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा। इसमें दोनों फिजिकल डिवीजन के नाम, पहले अरावली एंड हाड़ौती आर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। जबकि बचे हुए भाग कौन से हैं? जबकि मरुस्थल, या पूरा नाम लिख दो चाहे थार मरुस्थल, जबकि थार मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। while Thar desert while Thar desert and eastern plain are parts of North Great Plain of India. यहाँ इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो दो पार्ट यूज हुए हैं, एक में तो है नॉर्थ ग्रेट प्लेन और एक में हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, यानी भारत का प्रायद्वीप पठार। इन शब्दों को अंडरलाइन कर देना, यानी इंडियन ज्योग्राफी में हम इन दो जगह में काउंट होते हैं। तो हमारे लिए तो फिजिकल डिवीजन कितने हैं? चार। और इंडियन ज्योग्राफी में इनकी काउंटिंग सिर्फ कितने में की जाती है? दो में। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके सिर्फ इतना ही है। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर में अपने को लगता है बस, और आगे वालों में कहोगे बस करो सर। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान का जो निर्माण है, यानी जैसे ऊपर था ना राजस्थान की उत्पत्ति, तो राजस्थान की उत्पत्ति वाले पार्ट में सिर्फ अपने सामने दो शब्द इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की उत्पत्ति या निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड और तहसील सागर। गोंडवाना लैंड में कितने पार्ट थे? अरावली और हाड़ौती। इसके बाद में
थार डेजर्ट वाला पार्ट और ईस्टर्न प्लेन वाला पार्ट, ये दोनों मिट्टी वाले भाग हैं। ये तो भारत में नॉर्थ नॉर्थ ग्रेट प्लेन में माने जाएंगे, क्योंकि उत्तर विशाल मैदान है उसमें भी मिट्टी पाई जाती है। और ये दोनों जो चट्टानी भाग हैं, ये चट्टानी भाग का हिस्सा माना जाएंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। तो इनको आप जैसे ऑप्शन आपको इस तरीके के दिए जाते हैं, जैसे अरावली और हाड़ौती इंडियन ज्योग्राफी में आप भारत के भूगोल में किसका हिस्सा है, या भारत में किस फिजिकल डिवीजन में काउंट होता है। तो एक तो ऑप्शन दिया जाता है हिमालय, तो हिमालय से तो अपने कोई कोई भी पार्ट नहीं है हिमालय का राजस्थान के अंदर। फिर दूसरा दिया जाता है कि अरावली और हाड़ौती उत्तर विशाल मैदान का भाग, तो उत्तर विशाल मैदान का भाग हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सेडिमेंट्स होते हैं, जबकि एक कठोर चट्टानी भाग है, इसमें मिट्टी है, जबकि ये चट्टानी भाग के रूप में है। फिर एक तटीय मैदान, समुद्र के किनारे जो मैदानी भाग बने होते हैं उनको कहते हैं कोस्टल प्लेन। क्या राजस्थान के अंदर तटीय मैदान का हिस्सा है, समुद्र का हिस्सा है कोई नहीं, महासागर का कोई भी पार्ट अपने यहाँ नहीं। अपने यहाँ तो जियोसिंक लाइन भूसनती का हिस्सा जरूर है टेथिस से, तो इसका मीनिंग तटीय मैदान में भी हम काउंट नहीं होते, हमारे ये दोनों भाग काउंट नहीं होते उसमें। और फिर एक ऑप्शन दिया जाता है प्रायद्वीपीय पठार। तो चट्टानी भाग में भारत में ये दो प्रमुख है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारी काउंटिंग अगर हमारे चट्टानी भागों की इसमें नहीं हो रही तो फिर काउंटिंग किस में होगी, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये दोनों भाग आते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। और फिर ये दोनों बचे हुए सेडिमेंट्स वाले पार्ट, मिट्टी वाले भाग, तो ये मिट्टी वाले भाग इन दोनों में तो काउंट नहीं होंगे। तो इसका मीनिंग या तो उत्तर विशाल मैदान में या तटीय मैदान, और तटीय मैदान वैसे भी नहीं है अपने राजस्थान में। तो फिर ऑप्शन क्या बचा, एक उत्तर विशाल मैदान। तो इसका मीनिंग है अपन इंडियन ज्योग्राफी में या तो उत्तर विशाल मैदान में काउंट होते हैं या फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग हैं। और ये दोनों नॉर्थ ग्रेट प्लेन वाले पार्ट। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, लिखने नहीं है सिर्फ समझने। राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग या टेरेस्टोरियल पार्ट से हुआ है? ए आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, व्यू सभी अपना अपना रखना। बी आंसर, राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग से हुआ है? बी आंसर। सी आंसर, डी आंसर। क्वेश्चन में कंडीशन क्या, टेरेस्टोरियल पार्ट या स्थलीय भाग? तो स्थलीय भाग वो हैं जिनके आगे लैंड शब्द यूज हुआ है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इन दोनों में से एक में है अपन, तो आंसर ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का निर्माण किस जलीय भाग या किस भूसनती पर हुआ है? तो कंडीशन आपको जलीय भाग या भूसनती दिया है, तो आंसर एक ही रहेगा फिर इसमें, क्योंकि भूसनती वाला पार्ट सिर्फ यही है। और तीसरा क्वेश्चन बिना किसी कंडीशन के दिया जाए कि राजस्थान का निर्माण किस पर हुआ है? जेटी पर हुआ है, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। तो उसमें दोनों को काउंट करेंगे, जी और टी वाला पार्ट, यानी बी और सी वाला। राजस्थान के निर्माण में किस भाग का योगदान नहीं रहा? देन आंसर रहेगा अंगारा लैंड। तो एग्जाम में आंसर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो तय करती है। जैसे अभी चारों आंसर निकल आए अपने, लेकिन बार बार जो कंडीशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है। तो राजस्थान का निर्माण किस टेरोस्टेरियल पार्ट या लैंड पार्ट से हुआ है? गोंडवाना लैंड। कौन से भाग का योगदान नहीं रहा? अंगारा लैंड। किस भूसनती पर हुआ है और किस से बना हुआ है राजस्थान? तो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, जीटी दोनों से बना हुआ है, यानी बी और सी से। फिर इंडियन ज्योग्राफी वाले अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे भारत में भौतिक प्रदेशों के नाम दिए जाएं इस तरीके से, हिमालय, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर विशाल मैदान, फिर भारत में प्रायद्वीपीय पठार, फिर कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। ये क्वेश्चन का पार्ट है आपका, आंसर अलग से है।
सर में ओनली थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, पहले हमेशा पूछना है क्वेश्चन की। कई बार कहते हैं सर बी आंसर होगा, किसका होगा? हमने किस प्रकार के पार्ट टारगेट किए हैं? दोनों रॉक्स वाले पार्ट, चट्टानी भाग टारगेट किए हैं दोनों। तो अरावली और हाड़ौती, तो ये दोनों फिजिकल डिवीजन पार्ट ऑफ विच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? तो ये दोनों भाग हैं, ये चट्टानी भाग का या तो हिमालय में काउंट होंगे या प्रायद्वीप पठार। इन दोनों में तो ये काउंट नहीं हो सकते क्योंकि ये सेडिमेंट्री मिट्टी वाले भाग है, और हिमालय वैसे भी राजस्थान में नहीं है, तो इसका मीनिंग बचा हिस्सा एक प्रायद्वीप पठार। तो अब इन चारों में ये क्वेश्चन का पार्ट ये है, तो इसमें नंबर थर्ड वाला आंसर होना चाहिए। अब थर्ड यहाँ पे किस में है? तो वहां पे राइट टिक मत किया करो, वहां सिर्फ अंडरलाइन किया करो। कई बार क्या होता है, ये गोलाई भर के आ जाते हैं फिर अपन, या फिर तो 140 या 149 गोले भरोगे तब आपको एक गोला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार तो 3 भर चुके हो और अगले में ए भी भर चुके हो। तो इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है आपके। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर अगर आंसर वहीं से चुनना है तो वहां पे राइट टिक अंडरलाइन क्या करो कि वो आंसर ये है, और वो यहाँ पे किस में? ए में, तो आंसर रहेगा ये वाला है। अब यहाँ पे अरावली और हाड़ौती नहीं दी, अरावली तो दिया गया, हाड़ौती नहीं दिया गया, उसकी जगह डेजर्ट दे दिया, मरुस्थल। तो अरावली के अकॉर्डिंग तो हम किस में आ गए? प्रायद्वीप पठार। और डेजर्ट के अकॉर्डिंग हम किस में आएंगे? नॉर्थ ग्रेट प्लेन। तो आंसर रहेगा सेकंड एंड थर्ड, दोनों में काउंट हो। और फिर अरावली भी हटा दिया और डेजर्ट के साथ पूर्वी मैदान ऐड कर दिया, ईस्टर्न प्लेन। राजस्थान का डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन किस में काउंट होंगे? तो इन दोनों में तो काउंट नहीं होंगे, हिमालय और प्रायद्वीप पठार में। इन दोनों में से किसी में रहेंगे। तो कोस्टल प्लेन या तट रेखा पे अपन नहीं है, समुद्र के किनारे नहीं है, अपन काउंट होंगे फिर नॉर्थ ग्रेट प्लेन, यानी ये वाला सी आंसर। और राजस्थान के फिजिकल डिवीजन भारत में किसका हिस्सा नहीं है? तो किसका है वो लिखवाया हुआ है आपको कि हम नॉर्थ ग्रेट प्लेन में काउंट होते हैं प्रायद्वीप पठार। अब जिसका हिस्सा नहीं है वो क्यों लिखवाएंगे? तो इसका मीनिंग जो लिखवाए हुए वो निकालो, और उसके बाद जो बच गए उसका हिस्सा नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ, इनका पार्ट अपन नहीं है। तो ये भी आंसर हो सकता है। इसका मीनिंग एग्जामिनर की लैंग्वेज तय करेगी इसमें उत्तर। तो ये लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अपने को तो याद सिर्फ यही रखना है कि राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? जेटी से हुआ है। जी के कितने पार्ट हैं? दोनों के दोनों प्रायद्वीप पठार में आते हैं। और टी के कितने पार्ट हैं? दोनों के दोनों नॉर्थ ग्रेट प्लेन उत्तर विशाल मैदान में आता है। तो इस चैप्टर में मेन अपन ने यही पढ़ा है। और स्टार्टिंग में कुछ वोकेब पढ़ी है कि पेंजिया का मीनिंग क्या है, पेंथालासा का मीनिंग क्या है, टेथी सागर का मीनिंग क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर सेकंड। नेक्स्ट है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसमें लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति विस्तार वाले पार्ट में एक तो मैंने लोकेशन या स्थिति में बताया था कि इसमें अपने को 2 पॉइंट कवर करने होंगे, एक तो लेटीट्यूड्स और एक लॉन्गिट्यूड्स। यानी इसमें अपने को अक्षांश एवं देशांतर। और दूसरा पार्ट है राजस्थान का विस्तार। विस्तार वाले पार्ट में इसमें 3 पॉइंट कवर करने होंगे अपने।
एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो एक्सपेंशन या विस्तार जो है, एक्सटेंशन जो है, उसमें विस्तार में एक तो सबसे पहले राजस्थान का एरिया होता है, क्षेत्रफल, जिसके साथ हम राजस्थान के कुछ बड़े और छोटे जिले भी पढ़ेंगे। अभी तो पुराने वाले डेटा जी हैं अपने पास जिलों में, क्योंकि नए जिलों के सिर्फ नाम आए हैं, उनके एरियाज, उनकी बाउंड्रीज अभी तय नहीं हुई। और जब तक बाउंड्री और सीमा तय नहीं होगी तब तक उसका एरिया निकालना इम्पॉसिबल। तो जो एरिया है राजस्थान का और बड़े और छोटे जिलों का, और जैसा एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी एक निश्चित शेप या आकृति होती है। तो इसमें राजस्थान की आकृति और कुछ प्रमुख जिलों की आकृति हम कवर करेंगे। और जो आकृति होती है उसके चारों उनका एरिया होता है बाउंड्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, उसका अपना एक निश्चित एरिया है। ऐसे राजस्थान है। अब ये इसके चारों जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ब्लैक और ग्रे कलर में, ये इसकी सीमा, और उस सीमा के अकॉर्डिंग इसकी एक निश्चित आकृति बनती है। तो इसका मीनिंग है जिसके पास एरिया होता है, यानी ऐसा पार्ट जो कि एक निश्चित जगह फैला हुआ होता है, उसे एक निश्चित एरिया होगा जो विजिबल ऑब्जेक्ट है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान भी हालांकि एक नज़र में तो अपने को पूरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऊपर सैटेलाइट से अगर देखेंगे तो पूरा एक साथ दिखाई दे सकता है। तो जो आकृति होती है उस आकृति के चारों ओर का जो पार्ट होता है वो उसकी बाउंड्रीज में काउंट। बाउंड्रीज यानी उसकी सीमा या सीमाएं। अपन सीमाएं टाइटल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दो प्रकार की हैं। एक तो हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हुई जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा, और एक पाकिस्तान के साथ लगती हुई वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो जो राष्ट्रों में अंतर करेगी वो इंटरनेशनल बाउंड्री, और स्टेट्स में अंतर करेगी वो इंटर स्टेट बाउंड्री। तो इसका मीनिंग है कि विस्तार वाले पार्ट में ये 3 पॉइंट कवर करेंगे, और स्थिति वाले में अक्षांश और देशांतर। इस चैप्टर में मेन ये 5 पॉइंट, मेन हेडिंग तो रहेंगे 2 और इसमें पॉइंट्स टोटल रहेंगे आपके 5। इस चैप्टर का फॉर्मेट बना लीजिए पहले, कवर क्या क्या करना है। तो हेडिंग डाल के उसमें ए पॉइंट में लोकेशन में लिखे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए लोकेशन ऑफ राजस्थान। क्योंकि जो लोकेशन या स्थिति है हम किसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, राजस्थान के अकॉर्डिंग, राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की लोकेशन में जैसे कि ऊपर 2 टाइटल लिखे थे अपने, एक तो लेटीट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। तो राजस्थान की स्थिति को अगर हम लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखें, अक्षांश के अकॉर्डिंग देखें, तो लेटीट्यूड में 2 पार्ट होते हैं। क्योंकि लेटीट्यूड में एक मेन लेटीट्यूड होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है वो पृथ्वी को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो जिसमें एक नॉर्थ पार्ट होता है और एक है साउथ पार्ट, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें इंडिया का कोई भी हिस्सा है वो सदर्न में नहीं। इंडिया की जो लोकेशन आती है वो 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में आती है। तो 0 डिग्री के हम नॉर्थ में जब चलना स्टार्ट कर देंगे, 0 डिग्री से दोनों तरफ काउंटिंग सेम रहती है। यहाँ से आप साउथ की तरफ चलोगे तो साउथ पोल आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इस लाइन के बिल्कुल यूँ राइट एंगल पे जाओगे तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री, समकोणीय स्थिति 90 डिग्री। और इसके बिल्कुल अपोजिट ऊपर जाओगे तो इसमें भी आपके 90 डिग्री, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हाईएस्ट लेटीट्यूड्स होते हैं, उच्चतम अक्षांश होते हैं। इनके बाद कोई भी लेटीट्यूड नहीं होता। तो इसका मीनिंग अक्षांश में अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री
साउथ, इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी एक्संस में, और 0 डिग्री से कम कोई नहीं होगी। इसका मीनिंग माइनस में कोई लेटीट्यूड नहीं होता है। लेटीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है? 0 डिग्री हो सकता है, और मैक्सिमम कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कई बार तो एग्जामिनर, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें तो क्वेश्चन ही बहुत इजी पूछते हैं, जैसे 95 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री पूर्वी अक्षांश, 60 डिग्री पश्चिमी अक्षांश, और 0 डिग्री अक्ष। इनमें से कौन कौन सी लेटीट्यूड लोकेशन यानी अक्षांश स्थितियां सही नहीं है? ए, बी और सी तीनों सही नहीं है। कारण बस तो वैल्यू नहीं होती है, तो अक्षांश मैक्सिमम कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट वाली वैल्यू तो ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन गलत है। ये कभी अक्षांश के पास होते ही नहीं। अक्षांश या तो नॉर्थ होता है, या फिर अक्षांश के पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती है। जैसे देशांतर के पास होती है ईस्ट और वेस्ट, तो इसका मीनिंग अक्षांश में कभी भी ईस्ट और वेस्ट यूज नहीं होता, या तो नॉर्थ यूज होगा या फिर साउथ यूज होगा। इसका नहीं, ये गलत। और ये वैल्यू 90 से ऊपर चली गई, इसका मीनिंग ये कोई वैल्यू नहीं है अक्षांश। मैक्सिमम अक्षांश कितने तक हो सकता है? 90 तक। तो इसका मीनिंग इसमें ये ठीक है। 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन, इसमें डायरेक्शन यूज नहीं होती क्योंकि ये मिड में होती है। इसका ना तो इसको नॉर्थ लिखा जाता है, ना इसको साउथ लिखा जाता है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अपने आप में वर्ल्ड का मैप है, उसके अकॉर्डिंग ग्लोब के अंदर हमारी स्थिति जो है राजस्थान की, ये इंडिया में है, और इंडिया की स्थिति नॉर्थ में। तो हम अपने आप को यहाँ मानेंगे नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांशों में काउंट होना, या इसको उत्तरी गोलार्ध भी कह सकते हैं अपन। नदन हेमिस्फीयर, एस शब्द अपन यूज ही नहीं करेंगे, अपन 0 डिग्री नीचे की तरफ नहीं। अब लिखोगे तो माइंड में भी आएगा। फिर देशांतर, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में भी जो सबसे मेन होता है वो 0 डिग्री होता है। हालांकि इसको जीएमटी लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो वेस्ट पार्ट होता है और एक ईस्ट पार्ट। तो इसमें ये जो 0 डिग्री ब्रिटेन के पास जो आती है, यानी जो अफ्रीका वाला जो पार्ट है, ये यूरोप और इस साइड वाले से निकलती है 0 डिग्री। तो इस 0 डिग्री के अकॉर्डिंग इंडिया ईस्ट में आता है। इसका मीनिंग 0 डिग्री या देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग अपन वेस्टर्न पार्ट में नहीं आते, पश्चिम भाग की ओर नहीं आते हम। उसके सिर्फ कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट में। तो पश्चिम वाले को अपन लिखेंगे नहीं, पश्चिम में है नहीं। तो इंडिया अगर ईस्ट में है तो राजस्थान भी ईस्ट में ही, राजस्थान इंडिया का ही एक पार्ट। तो इसका मीनिंग है देशांतरों में कितने गोलार्ध होते हैं? दो होते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी। अक्षांशों में दो गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी। नॉर्थ हेमेस्फेयर, साउथ हेमेस्फेयर, इसमें ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसमें आते हैं अपन पूर्वी गोलार्ध। अब अक्षांश में जो भी संख्या है अपने, जैसे 0 डिग्री के ऊपर अपन चलेंगे, जैसे जैसे इंडिया में हम लिखते हैं 0 डिग्री से ऊपर की ओर चलते हैं तो कन्याकुमारी पे अपनी लोकेशन होती है 8 डिग्री 4 मिनट। इसको नॉर्थ लेटीट्यूड लिखे हैं, साउथ लेटीट्यूड इसको? ये नॉर्थ आएगा या फिर साउथ आएगा? साउथ वाले, ये साउथ होना चाहिए। नॉर्थ वाले, बाकी ये नॉर्थ में काउंट होगा क्योंकि ये काउंटिंग 0 डिग्री के ऊपर की ओर चल रही है।
0 डिग्री नीचे की तरफ चलती है तब साउथ। तो एक, अब कई जने क्या करते हैं कि इसको इंडिया के अकॉर्डिंग ले बैठते हैं कि भारत के दक्षिण में इसका सदर्न लेटीट्यूड आना चाहिए। तो कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है नॉर्थ और साउथ को डिसाइड नहीं करती। नॉर्थ और साउथ को डिसाइड कौन करता है? आप 0 डिग्री के किस भाग में हो वो डिसाइड होगा। उससे अगर आप नॉर्थ में चलोगे तो सारे नॉर्थ लेटीट्यूड ही होंगे फिर, और उससे अगर आप नीचे की ओर चलोगे तो सारे साउथ या सदर्न लेटीट्यूड्स होंगे, दक्षिणी अक्षांश होंगे। तो हमारी जो लोकेशन है वो पूरी 0 डिग्री के नॉर्थ में है, तो हर जगह अक्षांश में नॉर्थ यूज होगा सिर्फ, साउथ कभी यूज नहीं होता। तो राजस्थान के अंदर भी आप जैसे राजस्थान के सदर्न पार्ट, तो राजस्थान इंडिया के मैप में अगर आप देखते हो तो लगभग ये लोकेशन होती है अपनी राजस्थान की। तो राजस्थान तक आते आते जो लेटीट्यूड्स हैं इनकी काउंटिंग लगभग 23 डिग्री और 3 मिनट, क्योंकि अक्षांशों की जो वैल्यू होती है, जो बड़ी बड़ी वैल्यू होती है वो तो होती है डिग्री, और जो संख्या जिसके ऊपर कॉमा लगा होता है उसको कहते हैं मिनट, और जब डबल कॉमा लगा होता है उसको सेकंड। इस कारण इस टाइटल को हम पढ़ रहे हैं 23 डिग्री और 3 मिनट। तो कई बार ये 23 लिख कर ये लगाते हैं तो कईयों को लगता है 230 को कितना गलत लिखा है। 230 नहीं, ये 23 और ऊपर वाली जो क्या लिखा है डिग्री वैल्यू, तो ये 23 डिग्री हो गया और आगे वाला ये 3 3 मिनट हो गया। इसको डायरेक्ट अगर 23 डिग्री और ऐसे 3 भी लिखते हो तो भी ठीक है, गलत ये भी नहीं है, क्योंकि 3 के अंदर चाहे आप कितने जीरो लगा दो ये 3 ही रहेगा। गड़बड़ उधर लगाने से होगी फिर वो 30 300 ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ राजस्थान के अंदर जो भी लेटीट्यूड्स यूज होंगे, जो अक्षांश यूज होंगे, वो कौन से यूज होंगे समझ में आ गए? नॉर्थ। अब जैसे कि इंडिया में आपको ध्यान है कि इंडिया में सबसे ईस्ट वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, और भारत का सबसे वेस्टर्न पार्ट है वो गुजरात, और ये इस साइड में अफ्रीका और यूरोप वाले एरिया से 0 डिग्री GMT लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के इधर वाले जितने भी देशांतर हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर आते हैं, और इसके वेस्ट में जितने भी आते हैं वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पश्चिमी देशांतर। तो हमारे जितने भी देशांतर हैं उसमें टाइटल क्या यूज होगा? ईस्ट। अब जैसे ये अपना राजस्थान वाला हिस्सा है, तो पहले इंडिया स्टार्ट होगा 6 7 और 8, कंटिन्यूस नहीं है 6 7 8 नहीं, 6 7 बीच में 8 को लेकर आना। 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये भारत की देशांतरी स्थिति। तो इसका मीनिंग राजस्थान की इसके बाद आनी चाहिए और उससे पहले समाप्त होनी चाहिए। तो राजस्थान आता है लगभग 69.5 से 69.5 डिग्री से 69 डिग्री और 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, और 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो दोनों जगह ईस्ट और ईस्ट क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स जो काउंटिंग चल रही है ये चल रही है इसके बेसिस पे, तो इसके बेस पे अपन ईस्ट में चल रहे हैं, क्योंकि ये काउंटिंग राजस्थान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। राजस्थान के अकॉर्डिंग चलती तो हम यहाँ लिखते वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, और राजस्थान के अकॉर्डिंग फिर लिखते तो इसको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये बेस, इसमें कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड नहीं है, इसमें जो स्टैंडर्ड जो लाइन है वो बेस होती है, और स्टैंडर्ड लाइन दोनों में एक ही होती है, वैल्यू एक ही होती है दोनों में। स्टैंडर्ड लाइन की वैल्यू होती है 0 डिग्री। नाम दोनों के अलग हैं, एक इक्वेटर लाइन के रूप में और एक GMT लाइन के रूप। तो इसका मीनिंग देशांतर में हमारी जो वैल्यू चलेंगे वो किस पे चलेंगे? ईस्ट पे। तो ईस्ट पे क्यों चलेंगे समझ में आ गई? क्योंकि हम ईस्टर्न हेमेस्फेयर में पूर्वी गोलार्ध में काउंट होते हैं, और अक्षांश में हमारी दोनों साउथ वाली और नॉर्थ वाली दोनों वैल्यू किस में चलेंगी? नॉर्थ। क्यों? क्योंकि हम कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो मैथमेटिक्स वो रटना तो बाद की बात है, पहले अपने को ये पता है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं डेटा अपन रट के चले जाते हैं 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री और 12 मिनट, और एग्जामिनर पहले ऑप्शन में ये लिख देता है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये डेटा आपको ठीक लग रहा होता है वहाँ, और फिर घर में आके समझ में आता है कि डी ऑप्शन में ऐसा डेटा एक और था जिसमें यहाँ पे भी नॉर्थ लेटीट्यूड था और यहाँ पे भी नॉर्थ लेटीट्यूड, और वही सही था। तो इसका मीनिंग सिर्फ इस संख्या को देख के अपने को आंसर नहीं करना होता है, उसके आगे डायरेक्शन क्या यूज हुई है वो इम्पोर्टेंट है। उस डायरेक्शन के लिए ये बताया आपको कि हम अक्षांश में कौन से डायरेक्शन में रहते हैं? नॉर्थ, और देशांतर में हम ईस्ट में। तो पहले ये डायग्राम बने।
जो हेडिंग डाली है लोकेशन ऑफ राजस्थान, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। लोकेशन एक तो अक्षांश के अकॉर्डिंग और एक तरफ देशांतर के अकॉर्डिंग। एन का मीनिंग नहीं समझ में आए पूरा लिख लेना, नॉर्थ। ए का ईस्ट या पूर्व। बाकी हमने वेस्ट और साउथ को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अपना कोई रिलेशन नहीं है उनसे, तो लिखना भी क्यों। ऐसे स्टूडेंट जो नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट, जिन्होंने 11 12 ग्रेजुएशन किसी में भी 10th के बाद, 10th तक तो लगभग कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट है वो कितने सारे बैठे। समझ में आ रहे हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा है, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। एक का मीनिंग गलती मेरी नहीं है, प्रयास करो समझ। अगर 50-60% हाथ खड़े होते तब मैं समझता गलती मेरी है, फिर मेरे को बदलने की जरूरत होती। हालांकि ऐसी बात नहीं है, एक के समझ में नहीं आ रहा, 20% के नहीं आ रहा है। और 20 को याद तो रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि ये सब्जेक्ट जोड़ा क्यों, जो हमें आ रहा है वो क्यों नहीं है। तो अब जैसा कि अपने यहाँ लिखा है, इसके ये जो डायग्राम बनाए इसके अकॉर्डिंग नीचे एक लाइन लिखेंगे कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, और फिर वहां लिखेंगे उत्तरी पूर्वी। तो अक्षांश के अकॉर्डिंग तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, उत्तरी, और देशांतर के अकॉर्डिंग कौन सी हो गई, पूर्वी। तो इस डायग्राम के जस्ट नीचे लिखेगा राजस्थान की स्थिति, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार। राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार। तो पहले क्या लिखा हुआ है, अक्षांश ना, तो अक्षांश के अकॉर्डिंग कौन सी है, उत्तरी, और देशांतर के अकॉर्डिंग कौन सी है, पूर्वी। लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नॉर्दर्न एंड उत्तरी पूर्व। और सिंपल एक के अकॉर्डिंग पूछें कि अक्षांश के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में, तो आंसर रहेगा उत्तरी, और देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी। ये इस डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि अक्षांश के अकॉर्डिंग हम उत्तरी भाग में और देशांतर के अकॉर्डिंग हम, और दोनों मिला के पूछ लें तो दोनों आंसर रहेंगे उत्तरी और पूर्वी। फिर इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग थी अपनी, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग अगर हमें पूछ लिया जाए
तो इंडिया में हमारी जो लोकेशन होती है वो इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट के बीच में होती है, इस वाले पार्ट में राजस्थान। फिर एक कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया जाए, महाद्वीपों के अकॉर्डिंग, तो अपना जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, एशिया जो कंट्री, सॉरी एशिया जो कॉन्टिनेंट, कंट्री नहीं, ये एक माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, इसका नाम है यूराल माउंटेन। और यहाँ से एशिया को हम डिवाइड करें तो ये ईस्टर्न एशिया वाला पार्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट वाला पार्ट। तो इंडिया आते हैं साउथ एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है रसिया कंट्री, रूस, उसके बाद में सेकंड है चाइना, और चाइना के बाद में इंडिया। सीक्वेंस में ही है ये, कंटिन्यूस, हालांकि बीच में यहाँ मंगोलिया और आता है, लेकिन चाइना और रूस डायरेक्ट टच में भी हैं, तो रूस, चाइना एंड इंडिया, ये एशिया में सबसे बड़े हैं। लेकिन साउथ एशिया में सबसे बड़ा कौन है? इंडिया। तो हम एशिया में सबसे बड़े नहीं हैं, हम साउथ एशिया में सबसे बड़ी कंट्री। तो इंडिया अगर साउथ एशिया में है तो राजस्थान, राजस्थान भी साउथ एशिया में। लेकिन जब डबल डायरेक्शन में आंसर दिए जाएं तब अपने को ये देखना होता है कि राजस्थान की स्थिति साउथ ईस्ट वाले पार्ट में आती है या साउथ वेस्ट वाले में। तब हमारी जो लोकेशन होती है साउथ वेस्ट एशिया में। तो डबल डायरेक्शन में जब ऑप्शन हो तब आंसर रहेगा साउथ वेस्ट, और जब सिंगल डायरेक्शन में आंसर हो तब आंसर रहता है साउथ एशिया के। तो एक नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक तो इंडिया के अकॉर्डिंग लिखना है कि इंडिया में हम नॉर्थ वेस्ट में, और एक एशिया के अकॉर्डिंग लिखना है जिसमें हम साउथ। तो ये फर्स्ट वाला तो हो गया अपना एक स्टेटमेंट, तो किसके अकॉर्डिंग हो चुका है? लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लाइन में लिखो राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो बेस इस पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से चेंज हो गया, इंडिया पे आ गए। राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, और आगे डेस्क करके लिख दो नदन वेस्टर्न, उत्तरी पश्चिमी। फिर नेक्स्ट में भी वापस लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति महाद्वीप के अनुसार या एशिया महाद्वीप के अनुसार लिख दो से। एशिया महाद्वीप के अनुसार, तो इसमें लिख दो साउथ एशिया और या साउथ वेस्ट एशिया। सिंगल डायरेक्शन में है तब तो दक्षिण एशिया, और डबल में है तब आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम एशिया। साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण दक्षिण एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया। तो ये लगभग अपनी सिर्फ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लोकेशन है। अब परफेक्ट डेटा के अकॉर्डिंग कि कितने डिग्री से, किस जिले से, किस स्थान से लेके किस डिग्री तक, किस जिले तक और किस स्थान तक फैले हुए हैं, तो उसमें अब अपने को डिटेल से डेटा पढ़ने हैं, जिसमें हम पहले लेंगे अक्षांशीय स्थिति, और वो कंप्लीट करने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे देशांतरीय स्थिति। तो अब इसके बाद अपनी हेडिंग रहेगी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति। तो नेक्स्ट अगला हेडिंग लिखिए। अब ये फर्स्ट ए वाला पार्ट है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। लेटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान। और लेटिट्यूडनल लोकेशन में राजस्थान में जैसे बीच बीच में अपनी डेटा के बारे में बात हुई भी है,
कि राजस्थान का ये जो सदर्न पार्ट है ये 0 डिग्री के नॉर्थ में है, और नॉर्थ में कितने डिग्री से स्टार्ट होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट। आगे डायरेक्शन क्या यूज करें? उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लेटीट्यूड से लेके कंटिन्यूस 24, 25, 26 ऊपर तक चलेंगे गंगानगर तक। जहाँ राजस्थान समाप्त होगा वहां पे आएगा 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये जीरो वाला टाइटल और ये कोमा, तो ये 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ये वाला स्टार्ट होता है बांसवाड़ा से और ये समाप्त होता है श्री गंगानगर। और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मानी जाती है राजस्थान में 826 किलोमीटर। ये राजस्थान के अक्षांश से दूरी होती है। अब कई बार तो ये देख के लगता है सर ये तो आपने देशांतर बना दिया, तो ये देशांतर नहीं बनाया, ये दोनों लेटीट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस बताइए। देशांतर तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है पूरा, तो इसका मीनिंग कोई देशांतर यूं बीच में समाप्त नहीं होता, वो तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक कंटिन्यूस चल रहा होता है। जैसे अब ये जो लेटीट्यूड लाइन है, तो ये लेटीट्यूड लाइन पूरी पृथ्वी पे एक सर्कल के रूप में कंटिन्यूस। तो अपन ने सिर्फ उसको इंडिकेट किया है यहाँ पे हल्का सा पार्टियों काट के कि ये जो पॉइंट है 23 डिग्री 3 मिनट। तो ऐसा थोड़ी ना कि ये यहाँ जाके समाप्त हो जाएगी, आगे कंटिन्यूस चलती है। देशांतर भी यूं कंटिन्यूस चलता है, तो ये देशांतर नहीं होगी, सिर्फ एक डिस्टेंस का डेटा है 826 किलोमीटर। और जब देशांतर को अपन इंडिकेट करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा आएगा 869। वो भी 800 के डेटा पे रहेगा, लेकिन वो 869। तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ राजस्थान ग्रेटर देन लेटीट्यूडनल डिस्टेंस। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से ज़्यादा है। तो इन डेटाज के बारे में डायग्राम वगैरह ये बनवाएंगे आपको कल, ये हेडिंग डाल के छोड़।